जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एक नए टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो 2023 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें 2023 के लिए रामबाण अर्थात संभावित प्रश्न है। हम 50 प्रश्न का संग्रह लेकर आ रहे हैं, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिए गए, उनमें से एक विकल्प सही होगा और 2023 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं तथा बगल में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबों तक पहुंचे। तो चलते हैं, देर न करते हुए सीधे प्रश्न पर आते हैं। तो कह रहा है कि खंड ए में इसी तरह से प्रश्न वहाँ दिया रहेगा एग्जाम में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। करा प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दें। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करना है, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स के रहेंगे। तो चलते, सबसे पहला प्रश्न में दिया गया है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या है। सरलतम रूप का कहने का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सबसे छोटा रूप, उन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो कहता है कि 92/115, तो हाँ करते हैं 23 चौक 92 और 23 पचे 15 से, 23 चौक 92 23 पचे 15 से, अर्थात 4/5। जिस ऑप्शन में सवाल का उत्तर वह ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखते हैं 4/5 ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, 4/5 ऑप्शन बी में, तो सवाल बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्याएं हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रत्येक साल की भांति इस वर्ष भी आने वाले हैं, हर एक साल भी आते हैं ये क्वेश्चन। तो चलते हैं कि 2 परमेय संख्याओं के बीच हमेशा जानते हैं कि ये एक अनंत परमेय संख्या होते हैं। कितनी? एक अनंत परमेय संख्या होते हैं। इस 6ठे 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 परमेय संख्याओं के बीच हमेशा अनंत परमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रत्येक साल लगभग आ ही जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगर जो भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे ताकि सब तक पहुँचे, और इस तरह से क्वेश्चन हम लाता रहा 2023 के लिए, और आगे परंपरा जारी रखेंगे। और सबसे ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करें, तभी सबसे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब पहुँचाओ, और वीडियो को अब क्लास लाइव लेने की शुरुआत करेंगे। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब शांत कहने का मतलब है कि जिसका हर में केवल 2 और 5 हो, या तो केवल 5 हो या तो 2 5 हो। तो सबसे बेस्ट तरीका ऑप्शन से चुन लेते हैं कि ऑप्शन नंबर सी को हम देखते हैं। तो हर में 1600 है, 1600 में केवल 2 और 5 ही आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। इस तरह से करेक्ट ऑप्शन होगा कि तीसरा के शांत दशमलव के लिए, शांत परमेय के लिए ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी इसमें देखिए बी में है कि सत्य का 7 आ गया, डी में है कि 11 आ गया, और ए में भी 11 आ गया। तो मतलब 2 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, इसलिए वो तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? सी, तीसरे सवाल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धुआं, अब मैथ से डरना नहीं है, मैथ को धुआं करना है। करा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्य का गुणनफल। शून्य का गुणनफल, मान ली कि द्विघात बहुपद ये दिया गया, जिसके शून्य का अल्फा और बीटा होते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है c/a होता है। कितना? c/a। और c इसमें क्या है? c के स्थान पर यहाँ a दिया गया है और a के स्थान पर d दिया गया है। इस तरह से सवाल का उत्तर में होगा a/d, जिस ऑप्शन में हो a/d। तो a/d ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रही, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलते हैं मेरे शेयर नहीं हो, वीडियो को लाइक शेयर
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन को धुआं धुआं करना, अब मैथ से डरना नहीं, मैथ को धुआं धुआं करना। कह रहा है कि √18 का परिमीकरण गुणांक क्या है। तो परिमीकरण गुणांक क्या होगा कि परिमीकरण गुणांक अगर हम करते हैं तो परिमीकरण गुणांक यानी रूट से मुक्त करने के लिए हम √2 का इस्तेमाल कर देते हैं। कितना? √2 का परिमीकरण गुणांक। तो ये क्या होगा, √2 से गुणा करेंगे 36 हो जाएगा और 36 का वर्गमूल 6 परिमीकरण गुणांक हो जाएगा। ऐसे तो परिमीकरण गुणांक के √18 तो एक बार उसको उल्टा से करते हैं 18 से तो भी हो जाएगा, लेकिन परफेक्ट होगा ये √2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे छोटी आभाज्य संख्या। तो देखते हैं सबसे छोटी आभाज्य संख्या, ये परंपरा से जान रहे हैं कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होते हैं। 2 एक सम आभाज्य संख्या है, 2 एक मात्र सम आभाज्य संख्या भी है। बाकी 2 के अलावा जितने भी आभाज्य संख्या होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो सब के सब विषम संख्या होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में देखना करा कि यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो इसमें से कह रहा है कि r का मान जो होगा b से क्या होगा। तो कह रहा है कि भाजक का मान हमेशा शेषफल से क्या होता है, छोटा होता है। सॉरी, शेषफल का मान हमेशा बड़ा होता है। सॉरी क्या बोल रहे हैं कि भाजक का मान हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। तो यार का मान जो होगा, आर का मान कभी 0 से छोटा नहीं होता है। ये तो गलत हो गया, इनमें से कोई ये भी नहीं गलत। और कह रहा है कि आर का मान हमेशा 20 से बड़ा होता है, कभी हमेशा शेषफल का मान बड़ा नहीं होता है भाजक से। तो इसलिए बच गया कि आर का मान 20 से छोटा होता है। इस तरह से करेक्ट ऑप्शन कितना हो गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में 50 क्वेश्चन का सीरीज है, जारी रखेंगे वीडियो को पूरा। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है और ये क्वेश्चन पूरा 2021 या शायद 20 में पूछे पूरे प्रश्न है। करा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का कहने मतलब जो रूट के बाहर हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी में कह रहा है कि ये क्या है, परिमेय संख्या। देखते हैं कि ये 6√5 है और √5 है, डिवाइड में तो कट जाएगा, बचा 6 क्या एक परिमेय संख्या, बाकी सभी अपरिमेय संख्या इस ऑप्शन में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में करा द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक है। तो शून्यक क्या होंगे, करा कि दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों धनात्मक होंगे, दोनों बराबर होंगे, एक धनात्मक और तथा दूसरा ऋणात्मक। सबसे पहले देखते हैं कि शून्यक निकालने के 35 को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, क्योंकि इसका गुणांक x² का गुणांक 1 है, तो 1 × 35 करेंगे तो 35 आएगा। अब 35 के 2 भागों में तोड़ते हैं, तो यहाँ से जोड़ेंगे 7 × 5 = 35, 7 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा, दोनों प्लस। इस तरह से आंसर होगा x का जो वैल्यू होगा दोनों निगेटिव होगा, -7 और -5 होगा शून्यक। इस तरह से शून्यक क्या होगा, x का वैल्यू जो होगा -7 और -5, इसलिए क्या होगा दोनों ऋणात्मक आ रहे हैं। तो इस तरह से ऑप्शन बी में सही हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक। चलते क्वेश्चन नंबर 10 में करा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। अपरिमेय मतलब कहने का मतलब जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता हो। तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में करा कि 121 का वर्गमूल 11 हो जाता है, तो ये 11 हो गया। 196 के हो गया 14 और 17 हो गया ये 289 के। तो 27 किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा सी। चलते वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। और क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है बहुपद इतना के शून्यक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्य करने के लिए नंबर 0 रख देना, तो 5y² - 25 = 0। यहाँ से 5y²
बराबर इधर से कितना हो जाएगा 25, ये प्लस में उधर सॉरी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। अब 5 से काटेंगे 5 5 25, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू हो गया 5। वाई स्क्वायर हटेगा तब प्लस माइनस अंडर रूट 5 होगा। तो इसलिए सवाल का उत्तर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5। इसलिए तो दोनों ऑप्शन में जो रहेगा एक प्लस में एक माइनस में, दोनों में रूट होना चाहिए। तो इससे इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर कितना 11 का सी है। चलते हैं 12 नंबर में क्या कर रहा है क्वेश्चन में। एक द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना तो द्विघाती बहुपद है, तो शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 3, और करा अल्फा इंटू बीटा -40 दिया गया है। तो एक अभिष्ट द्विघात बहुपद का फार्मूला आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर तो रख देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -40 है, तो प्लस माइनस 40। इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 जिस ऑप्शन में है वो सही होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40। इस तरह से सवाल का उत्तर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 13 में। युग्म समीकरण x + 2y = 4 और 2x + 2 4y = 8 का हल है। एक हल है, दो हल है, कोई हल नहीं, अनगिनत हल है। तो चलते यहाँ से x1 x2 निकालते हैं। तो यहाँ से a1 y a2 निकालते हैं तो 1/2, b1 y b2 निकालते हैं तो 2/4 अर्थात 1/2, c1 y c2 निकालते हैं तो 4/8 अर्थात 1/2, अर्थात a1 y बराबर a1 y a2 बराबर है b1 y b2 बराबर है c1 y c2, यानी तीनों बराबर। इस तरह से इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसका क्या होगा, जब तीनों बराबर होता है, जब तीनों बराबर होता है तो इसका सवाल का उत्तर क्या होगा। एक हल तो नहीं होगा, दो हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत होगा। जब इसका सभी बराबर है तो क्या होगा, अनंत हल होंगे। कितना हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो बी का मान। एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मान ली कि एक शून्य दूसरे के व्युत्क्रम है। मान ली कि एक शून्य एक्स बराबर मान ली कि अल्फा है, तो दूसरा शून्य क्या होगा, इसके दूसरा शून्य जो होगा 1/अल्फा हो जाएगा। एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है तो बी का मान कहते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा चलाते हैं, चूँकि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, a/c होता है, सॉरी c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर c का वैल्यू -b, a का वैल्यू a। तो ए से ई कट गया, इसलिए जाएगा इधर से ये चल जाएगा a बराबर -b। अब माइनस दोनों तरफ से कॉमन लेंगे तो इसलिए हो जाएगा b बराबर हो जाएगा a। तो क्या आ जाएगा, b बराबर सॉरी यहाँ से क्या होना चाहिए, a के स्थान पर 1 है, a के स्थान पर कुछ नहीं तो 1 होगा। a के स्थान पर ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तीसरे से क्या हो जाएगा, b का वैल्यू -1 हो जाएगा। तीसरे से ऑप्शन में बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 में करा अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है।
अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 90 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां में कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहाँ ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल नहीं है यदि वास्तविक मूल नहीं है। तो चूँकि कहता है कि जब डी बराबर 0 तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं, जब डी का वैल्यू 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक और समान नहीं है। तो कौन सा ऐसा वैल्यू जो डी का वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है कि 0 से छोटा है, तो इसलिए सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल होता है इतना बराबर क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का पहले निकाल लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 1 और ए का वैल्यू नहीं। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होते हैं सी बाई ए, तो -6/2 यानी द्वितीय 6 बराबर में 3 -3 सॉरी। अब इतना का वैल्यू लगाएं तो इतना का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से एलसीएम होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा, बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है 1/2, अब बराबर में है यहाँ से कितना -3। इस तरह से करें 1 चल जाएगा नीचे तो -1/6 आ जाएगा इस सवाल का उत्तर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी सही होगा। द करेक्ट ऑप्शन डी -1/, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 से 18 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 3, 4, 11, 18 ... 21वां पद क्या है। तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा 3 और डी बराबर क्या होगा A2 - A1, तो 4 माइनस सॉरी एक्स का वैल्यू -1 है 3, -3 है तो 4 में से 3 कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 3 7 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू 7 हो गया। तो 21वां पद का रहा है, T21 निकालने के लिए ए प्लस होता है 20 डी से एक कम डी होता है। तो चलिए ए का वैल्यू कितना है -3 और प्लस डी का वैल्यू 20 × 7, 7 दूनी 14, 140 में 3 घटा तो 137। तो कह रहा है 21वां पद कितना हो जाएगा 137। 137 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में सही, इधर करेक्ट ऑप्शन 18वां। चलते मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर तथा करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा हो, और इस तरह से वीडियो को और लाता रहूँ। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण की परिभाषा है कि प्रत्येक चर राशि का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो। देखिए चर राशि का घात या ऋणात्मक पूर्णांक यहाँ ये नहीं है, तो इस तरह से द्विघात बहुपद ये नहीं है। ये भी क्या है भिन्न में है, तो ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक भिन्नात्मक है। ये भी सवाल का उत्तर नहीं होगा, इस तरह से ऑप्शन ए सही होगा। चलते नेक्स्ट नंबर 21 में का समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 ... कौन सा पद शून्य है। तो मान ली कि nवां पद इसका शून्य है, तो मान ली ए का वैल्यू निकाल लेते हैं कि 80 है, डी का वैल्यू निकाल लेते हैं कि 76 - 80 = कितना होगा -4 होगा। तो डी का वैल्यू तो मान ली कि nवां पद शून्य है, तो nवां पद Tn बराबर निकाल रहे हैं कि a + n - 1 × d से कम, डी का वैल्यू -4, ये 0 के बराबर है। तो a हो गया 80 माइनस प्लस -n 4n हो गया और माइनस प्लस। अब देखो यहाँ से कर दिया, यहाँ से 4n इधर चलाया,
ये कितना हो गया 84, 80 × 84, 21 चौक कितना हो गया 84। तो इसलिए क्या हो गया n का वैल्यू 21वां पद। 21वां पद क्या हो गया इसका 0 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी सही होगा, इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका सार्वंतर क्या है। तो सामान्य पद है, मान ली कि चूँकि सामान्य पद है तो हम T1 निकालने जा रहे हैं, तो इनका वैल्यू n रखे तो 6 - 4 × 1 बराबर कितना 2। T2 निकालने जा रहे हैं तो 6 - 4 × 2 तो 6 - 8 बराबर में कितना -2 -2। तो इसलिए क्या हो गया D बराबर हम जब निकालते हैं तो T2 - T1, तो T2 का वैल्यू -2 और माइनस हो गया E2, तो कितना हो गया -4। इस ऑप्शन में है, सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिखा रहा है -4। इस तरह से 21वां नंबर सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में देखना है क्या होगा। तो देखिए 4 में से -t -5 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा आपका क्या 6 D बराबर। अब यहाँ से फिर निकालते हैं कि -6 में से 4 गया तो ये हो गया -10। इस तरह से ये भी नहीं। तीसरे सवाल का उत्तर हो गया कि ये समांतर श्रेणी में ऑप्शन नंबर सी सही है। ये नहीं है क्योंकि ये देखिए गुणांक है, ये जीपी में ये भी इसका एक गुणांक है, पावर एक जुड़ते जा रहा है, मैं एक गुणा होता जा रहा है। 23 में कह रहा है कि मूल बिंदु के नियामक है अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कह रहा है कि ये तो ऑप्शन डी है, ये तो पॉपुलर है कि मूल बिंदु के नियामक हमेशा 0,0 होता है मेरे प्यारे, तो ये तो रट्टा मार रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो इसका एरिया जो होगा उसके भुजा के वर्ग के क्षेत्र स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये देखिए 2/3 है, तो इसका जो एरिया होगा 2 का स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर के बराबर होगा, 4/9 का बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना, तो ये क्या है देखिए ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण और ये कोण, तो ये x है तो ये भी x है। तो ये क्या है 6 × 5 = 11 हो गया 110 डिग्री, तो ये कितना होगा 70 डिग्री, तभी तो 180 डिग्री होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल होगा, इसलिए सवाल का उत्तर सी हो जाएगा। छब्बीस में कह रहा है कि बिंदुओं R इतना तथा इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक। तो मध्य बिंदु का नियम होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। तो यहाँ से x1 0 रख दो और x2 8 रख दो, तो 0 + 8 हो जाएगा 8/2 बराबर कितना 4, यानी 4 किस ऑप्शन में है x, कितना 4, तो ऑप्शन नंबर डी। यहीं से भी तो इतने से भी आंसर का जवाब दे सकते हैं, इसलिए अगर ये दूसरा भी निकालना चाहे तो निकल जाएगा। देखिए y1 6 और y2 0, तो 6/2 बराबर कितना 3, तो y 3 और x 4, तो 4,3 ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में करा है कि दो बिंदुओं दिए गए जिसके बीच की दूरी क्या होता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 तुम्हारा क्या होगा 6, ये 8 मान लो, या तो y2 मान लो। तो 8 में से 4 जाएगा, तो 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 2 जाएगा, इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट कर दो। तब देखिए 8 में से 4 गया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। और ये कितना बच गया 3, 6 में से 2 गया तो 4, 4 का स्क्वायर कर दो, तो ये भी कितना हो गया 16 हो गया। और 16 यहाँ से क्या करो, कॉमन ले लो, कॉमन लेके बाहर कर दो, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, यानी 4/√2 जिस ऑप्शन में होगा उस, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये क्वेश्चन नंबर 28 लिखा गया, यहाँ पर लिखना चाहिए क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 60 है, कॉस स्क्वायर 60, थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इस तरह सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, द करेक्ट ऑप्शन। ये फार्मूला पर बेस्ड है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वीडियो को लाइक शेयर तक करें, बोर नहीं होने का है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि एक अधिरैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होगा। तो देखिए जब संगत होता है तो या तो ग्राफ हमेशा एक ही रेखा पर जाता है, या तो फिर ग्राफ प्रतिच्छेद करता है। तो इस तरह से ऑप्शन में प्रतिच्छेद या संपाती होने के लिए ऑप्शन नंबर डी में सही है, इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि बिंदु इतना इतना किस पाद में है। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहता है कि 4 पाद होते हैं, प्रथम पाद ही, ये द्वितीय पाद है, ये तृतीय है, और ये फोर्थ है। इसमें कहता है दोनों प्लस होता है, इसमें माइनस कॉमा प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस होते हैं। इसमें कहता है कि पहले प्लस होता है बाद में माइनस होता है। तो कह रहा है कि दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस किस है, तीसरे में है, तो तृतीय में हो जाएगा। इससे सब सवाल का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा कि त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए ध्यान से देखें कि त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया, यहाँ से एस तक बढ़ा दो, यहाँ पर बिंदु एस है, यहाँ तक बढ़ा दिया गया कि पी आर एस जो ये है 120 डिग्री का है, और क्यू पी आर ई जो कोण है 163 डिग्री का है। तो कहता है पी क्यू आर ई कोण का मान कितना होगा। तो दे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से समझना थोड़ा सा क्वेश्चन में कि ये क्या है, बहिष्कोण है। बहिष्कोण जो होता है सुदूर अंतः कोणों का एक फल होता है, यानी अपने से दूर कोणों का एक फल, मतलब ये कोण और ये कोण का एक फल क्या बराबर होता है। तो इस कोण ये 63 कोण अगर हम डिग्री घटा देते हैं 120 में, तो ये कोण का मान निकाले, क्योंकि दोनों कोणों का एक फल 120 डिग्री है। तो 120 में से हम 63 घटा देते हैं तो कितना हो गया, 7 हो गया, ये बच गया 1 पैंचल 11, 6 5 11, 57 डिग्री है। तो जिस ऑप्शन में 57 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों का एक फल के बराबर होता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजाओं को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। देखा किसी त्रिभुज, ध्यान से, कोई त्रिभुज ए बी सी है, किस त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, ये जो है कोण समद्विभाजक, कोण का बंटवारा कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। कोण समद्विभाजक विपरीत भुजाओं को समद्विभाजित करता है, सम 2 बराबर भागों में बांटता है, तो त्रिभुज होगा। समद्विबाहु होगा, विषमबाहु होगा, समबाहु होगा। तो किसी त्रिभुज में का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज होगा। तो ये त्रिभुज रामबाण के लिए हमेशा होता है समबाहु त्रिभुज, किसी कोण से ले त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक। तो इसलिए क्या होगा, ये परफेक्ट होगा ऑप्शन नंबर समबाहु त्रिभुज।
ऐसे समद्विबाहु हो सकता है, लेकिन कहता कि जब बराबर भुजाओं के बीच का कोण होता तब होता ये समद्विबाहु। इसलिए क्या होगा, सिर्फ कोण का, किसी कोण, तो कोई भी भुजा हम कोण से ले सकते, तो ये जब भी होगा तो सब समबाहु त्रिभुज में होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखना कि त्रिभुज ABC में डी समांतर BC है। एक त्रिभुज लिया गया, जैसे ज्योमेट्री का सवाल है, ABC है और कह रहा है कि DE एक लाइन खींचा, DE एक लाइन खींचा जो BC के समानांतर है। तो कह रहा है AD का वैल्यू 2 है और DB का वैल्यू 3 है, तो AE बटे EC का वैल्यू क्या, तो ये क्या होता है, दोनों बराबर अनुपात में, इसलिए ये भी क्या होगा 2:3 के ही अनुपात में होगा। थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है, AD बटे DB बराबर होता है AE बटे EC। इसलिए क्या 2/3 जिस ऑप्शन में है, सवाल का उत्तर होगा 2/3, ऑप्शन नंबर बी में है, इधर करेक्ट ऑप्शन बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB बराबर DE और BC बराबर FD है, तो ये समरूप होंगे जब उनके बीच का कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दो त्रिभुज लेते हैं, ध्यान से समझना है कि एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज लेते हैं DEF। अब कह रहा है कि AB बटे यानी इतना बटे DE कोण और BC बटे यानी ये भुजा बराबर FDE भुजा। तो इनके बीच का कोण कौन आया, तो B कोण और D कोण आया, तो कोण B बराबर कोण D हो जाएगा। तो कोण B बराबर कोण D ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो इधर से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। वीडियो को शेयर, लाइक तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और जितना से जितना ज़्यादा हो और धुआं उड़ा दो मेरे क्वेश्चन को, बिल्कुल एकदम समझ में आता होगा, 100% मेरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि दी गई क्वेश्चन 35 में कह रहा है कि दी गई आकृति में PQ O केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखा, ये देखो स्पर्श करा है वृत्त के, OQ 3 कह रहा है और PQ 4 सेंटीमीटर, P से Q 4 सेंटीमीटर है। तो OP पूछ रहा है भार, तो ये क्या होता है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या पर क्या होती है, वृत्त के स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो 90 डिग्री के सामने ये क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है। अवशेष 2 भुजा बच गया, तो कर्ण निकालने के लिए क्या होता है कि ये कर्ण निकालने के लिए होता है √P² + B²। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 क्या हो गया 25, 25 का वर्गमूल क्या हो गया 5। तीसरे से 3 4 5 ट्रिपलेट भी है कि 3 4 5 जहाँ दिखे वो ट्रिपलेट है, तो 3 4 दिया तो अगला क्या होगा 5 होगा। तो 5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, तो मान ली कि एक x अक्ष y अक्ष खींच दी हमने, x अक्ष है, x डैश है और y है, y डैश। बारीकी ढंग से समझना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिस्टेक नहीं करना, स्किप वीडियो को नहीं करके देखना है, क्योंकि एक स्किप करने से एक हो सकता है कोई पॉइंट छूट जाए। अब यहाँ से कहता है जहाँ करता है ये मूल बिंदु का नियामक 0, 0, अच्छा 0 मान ले अभी कि 0 पर कट करता, तो ये बिंदु दोनों धनात्मक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान ली कि यहाँ पर एक बिंदु P है जिसका नियामक 8, 12 है। अब कह रहा है एक सच से बिंदु इतना की दूरी है, एक सच से, तो यहाँ से यहाँ तक गया, तो मान ली कि ये बिंदु का ये है, तो ये एक सच है, तो ये 8 इकाई चला
और ये कहीं ना बिंदु यहाँ है तो यहाँ से यहाँ चला होगा, तो ये y की दूरी दे रहा है, तो y 12 है तो ये 12 इकाई है। तो जब भी करा कि बिंदु P जो है x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष यहाँ से दूरी जो है हमेशा y को इंडिकेट करता है, यानी y नियामक को इंडिकेट करता है। अगर y अक्ष से कहेगा तो x नियामक को इंडिकेट करेगा, x अक्ष से होगा है तो y अक्ष को इंडिकेट करेगा। इस तरह से x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी 12 इकाई हो जाएगा, 12 इकाई। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते क्वेश्चन नंबर 37 में। किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाले त्रिज्या के बीच का कोण क्या होगा। किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक वृत्त है और वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान ली कि यहाँ पर एक खींची गई स्पर्श रेखा है, पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाले त्रिज्या के बीच, उस बिंदु से जाने वाले त्रिज्या के बीच कितना डिग्री का होता है, ये अंतर 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है, ध्यान से समझना है, दी गई आकृति में टी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि पी टी क्यू ये जो एंगल का मान है 50 डिग्री है। कितना है, 50 डिग्री। तो पी ओ क्यू ये एंगल का मान पूछ रहा है, ये एंगल का मान वाट है। तो चलते हैं, हम जानते हैं कि ये जो है कि 90 डिग्री, तो चतुर्भुज के जो अगला शेष कोण होता है ये भी क्या होता है कि चक्रीय चतुर्भुज मानते हैं कि ये पी ओ क्यू टी चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसमें दो कोण क्या हो जाएंगे, 90 त्रिज्या क्या होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होते हैं, तो ये दोनों 90 डिग्री। तो शेष दो कोण बचता है, उसका योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। 180 में हम अगर 50 घटा देंगे तो क्या होगा, 130 डिग्री, जो कि सवाल का उत्तर होगा 130। ऑप्शन नंबर ए में सही है, इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में थीटा इतना 3 तो इतना 6 तो इतना, तो थीटा का मान क्या होगा। तो दिए गए समकोण त्रिभुज में ध्यान से समझना है, एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर मतलब आर थीटा है, यहाँ से थीटा मान लिया, पी क्यू 3 है और पी आर 6 है। पी क्यू यहाँ से आर कर देते हैं, यहाँ से पी कर देते हैं, क्यू कर देते हैं, क्योंकि आर थीटा है, पी क्यू आर, तो पी क्यू 3 है, पी आर 6 है, तो थीटा का मान कितना डिग्री होगा। तो थीटा का मान यहाँ से बताना है। ऑप्शन में दिया भी गया, पी क्यू आर 6। देखिए यहाँ से प्रश्न में दिया गया है, अब बना के त्रिभुज भी, कि थीटा का मान कितना होगा। ये 3 है तो 6 है, तो ये का मान कितना होगा। तो ये दोनों का योगफल तो ये 90 डिग्री होना ही चाहिए। तो ये 3 दूनी 6, अगर इसका हम 6 छक 36 करते हैं, अब -3 3 9, तो 27 होगा। और 27 का वर्गमूल नहीं होता है, घनमूल होता है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ तो 30 डिग्री नहीं होगा, न 45 डिग्री होगा। तो यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा, 75 डिग्री होगा। क्योंकि अगर देखो 30 डिग्री होता तो 30 लेते यहाँ से, जो कि बी का
क्यू आर का वैल्यू, क्यू आर का जो वैल्यू आ रहा है 3√3 आ रहा है। अब क्यू आर का वैल्यू जो आ रहा है 3R3 तो 3R3 आ रहा है ना यहाँ से 3√3। अब देखिए यहाँ से अगर थीटा 30 डिग्री लेते हैं तो ये 1 होता है √3 होता है, 1 हो गया, ये √3 हो गया, ये √3 है। तो √3 का वैल्यू जो है 3√3 है। किताब का 3√3 हम कहेंगे देखिए, तो यहाँ से इसका निकालना है तो 2 हो जाएगा। ये अगर 30 लेते हैं तो 1 है, ये कितना है √3 हो जाएगा। चलते हैं, किताब का रहा 3√3 है, हम कहेंगे √3 है, 1 √3 तो ये 2 होता है रेशियो से, तो यहाँ से निकालते हैं 2, तो √3 से √3 3 दूनी 6। चलते हैं भाई, थीटा का वैल्यू क्या होगा 30 डिग्री होगा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा 30 डिग्री, ये नहीं होगा 75 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चालीस नंबर का था दी tan थीटा हुआ 3/4 तो cos थीटा का मान 3, 4, 5 होता है, इसलिए h का वैल्यू 5 हो गया और यहाँ से b का वैल्यू 4 है। तो cos थीटा का वैल्यू 4/5 जिस ऑप्शन में है 4/5, 4/5 ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। सवाल का उत्तर भी हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान चैप्टर है। हमने बताया कि क्वेश्चन नंबर 41 में करा है कि दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आ जाए तो सवाल का उत्तर 1 होना चाहिए, तो सवाल का उत्तर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में करा है कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है, तो tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 है, इसका 1/√2 होता है, इसका मान कम गया। sin 30 का मान होता है 1/2, cos 90 का मान होता है 0। तो सबसे अधिक किसका है, तो दिख रहा है सबसे बड़ा 1 है, तो सबसे अधिक किसका है, tan 45 का मान सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या, हम बताएं कि त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 होते हैं, तो 44 का ये 2 गुना है, तो इसका त्रिज्या भी 2 गुना होगा, 2 7 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 14 हो जाएगा। इस तरह से सवाल का उत्तर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में, यदि पी क्यू आर आर पर समकोण है तो इतना का मान क्या होगा। पी क्यू आर पर आर समकोण है, आर समकोण है तो पी क्यू आर, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो शेष 2 एंगल का मान क्या होगा 90 डिग्री। अर्थात कहने का मतलब कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। इससे सवाल का उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि α/4 बराबर 15 डिग्री तो इतना बराबर क्या होगा। तो यहाँ से हम अल्फ़ा का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हम करेंगे तो 15 चौका गुना, इधर भाग गुना में, सॉरी इधर क्या भाग में, इधर जाएगा तो गुना में, इसलिए अल्फ़ा का जब वैल्यू होगा 15 चौका 60 डिग्री, तो √3 हो जाएगा और कौसेक 60 डिग्री, कौसेक 60 डिग्री, √3 कौसेक इन्वर्स होता है साइन का, तो साइंस का 60 डिग्री होता है √3/2, तो ये √3 से √3 गया तो 3 आएगा, बटा में 2 आएगा, सॉरी कौसेक 60 का जो हो जाएगा मान 2/√3 हो, क्योंकि साइन का 60 का √3/2 होता है, तो इसका उल्टा होगा 2/√3, √3 से √3 कट गया, आई बच गया 2। इस सवाल का ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करो। पूरे 50 क्वेश्चन का इस सीरीज लेकर आए हैं। चल कर रहे हैं अगला में कर रहा है क्वेश्चन 46 के, यदि त्रिज्या R1 R2
त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग आर है तो आर वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये जो होगा नहीं, दो वृत्त के क्षेत्रफल पाई कॉमन है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, पाई R स्क्वायर दो वृत्त का क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इधर से बराबर लेते हैं पाई R स्क्वायर, ये से कट गया तो दोनों क्या R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल्दी क्वेश्चन नंबर 47 में करा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर डी में है। इसलिए तो सवाल का उत्तर डी होगा, इज द करेक्ट ऑप्शन। 48वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचे। मान ली कि ऊर्ध्वाधर दीवार है और ये सीढ़ी है 15 मीटर और ये दीवार है, तो ये ज़मीन पर पड़ा होगा, ये 90 डिग्री बना होगा, तो ये थीटा कोण बना होगा। अरे सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कितना हो जाएगा √3, एक ये हो जाएगा 2। तो पूछ रहा है कि दीवार की ऊंचाई कितना है, किताब कह रहा है कि 15 है, हम कहेंगे कि 2 है, दीवार निकालना है तो 1 मतलब कि 7.5 मीटर की दीवार है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि cot 1 डिग्री cot 90 डिग्री इन दोनों का कोणों का योगफल 90 डिग्री है। तो इसका सवाल का उत्तर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए सही। चलते हैं 50वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन ही हम लेकर आए हैं यहाँ पर। 50 से 51 से क्वेश्चन जो शुरू होगा अगले वीडियो में डालेंगे, क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चन का सीरीज करेंगे। तो आर त्रिज्या वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा